न्यूज़ में और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम शख्सियत। और शख्सियत में आज हम आपके साथ मिलवाने वाले हैं रीता बोगड़ा जोशी से, जो इलाहाबाद की सांसद हैं और साथ ही साथ बाल विकास कल्याण मंत्री भी रही हैं और पर्यटन विभाग मंत्री रही हैं। तो आइए मिलवाते हैं हम आपको रीता बोगड़ा जोशी से। आपने अपनी लाइफ में कितना संघर्ष किया और इतनी आगे आप कैसे बढ़े, क्योंकि राजनीति में महिला के लिए आगे बढ़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुगम मार्ग, चाहे वो कठिनाई से क्यों ना मिले, उसमें कोई रोड़े ना। तो मेरे सबसे बड़ा जो मैं सोचती हूँ लाभ था वो ये कि मेरे माता पिता ने कभी लिंग भेद नहीं किया। मैं लड़की थी लेकिन अपने भाइयों से ज़्यादा मुझे स्नेह और मुझ पर विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि लड़की होना कहीं कोई द्वयम स्थान आपको समाज में दिलाता है। तो हमारा भारतवर्ष एक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन इसके बाद भी लगातार मुझे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित प्रोत्साहित मेरे माता पिता ने किया और शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। तो हम उत्कृष्ट शिक्षा मुझे प्राप्त हुई, आत्मविश्वास आत्मसम्मान मुझे जागृत किया गया। माता पिता दोनों ही स्वतंत्रता आंदोलन की उपज थे। पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, भाभी बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी, 1940 की पोस्ट ग्रेजुएट थी। तो मैं समझती हूँ वातावरण ने बहुत मुझे प्रोत्साहित किया। लेकिन हमने हमेशा मध्यम वर्गीय जीवन जिया। पिताजी 22 साल मंत्री रहे, माँ भी सांसद रही, बड़े बड़े पदों पे रही, लेकिन उन्होंने हम लोगों को बिल्कुल आम नागरिक की तरह पाला और जीवन में संघर्ष करना सिखाया। कोई चीज़ हमें सरलता से प्राप्त नहीं कर, जो पाओगे मेहनत से पाओगे। तो हम लोगों ने शिक्षा में अच्छे ग्रेड्स पाए, रोज़गार से जुड़े, मैं प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की लेक्चरार हुई, रिसर्च किया, किताबें छापी, रीडर हुई, प्रोफेसर हुई। तो मैं ये समझती हूँ घर का वातावरण सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए। उसके बाद परिश्रम बहुत आवश्यक है और अपने लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। तो ये तीनों ही चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरह गाइडेंस जिसको कहा जा सकता है माता पिता की मिली और उनके जीवन वृत्त से उनके जो उन्होंने जिस तरह से जीवन जिया उससे बहुत सीख मिली। लेकिन राजनीति में आना क्यों आप, क्योंकि आप एक शिक्षक रही हैं, अच्छी प्रोफेसर रही हैं, तो राजनीति में क्यों? एक तो मैं इतिहास की प्रवक्ता थी, प्रोफेसर। दूसरा वातावरण घर में जब से जन्म लिया राजनीतिक था और मैं महिला आंदोलन में थी। तो मैंने राजनीति बहुत बाद में ज्वाइन करी। मैंने पहला चुनाव लड़ा जब मैं 45 साल की हो गई। तो हमने पहले अपने प्रोफेशन में रोज़गार में अपना पैर जमाया, व्यवसाय में पैर जमाया कि भाई हमें राजनीति में रोटी का भरोसा नहीं करना है, रोटी का इंतज़ाम करके तब राजनीति करनी है। तो एक तो माहौल था। फिर मैं ये समझती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे मैंने महिला आंदोलन के लिए संघर्ष किया, तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जहाँ कानून बनता है और जो कानून के रखवाले हैं वहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो भले ही सब लोग महिला को लक्ष्मी और दुर्गा और सरस्वती बोल तो देते हैं, लेकिन महिला को उसका समाज में उचित स्थान नहीं प्राप्त हो रहा है। तब मैंने सोचा कि अगर सीट ऑफ पावर में अगर हम राजनीतिक शक्ति जब तक महिलाओं के हाथ में नहीं आएगी, जब तक वह एग्जीक्यूटिव में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में जब तक उसकी जगह नहीं होगी, तब तक हम लोगों को हमारा हक नहीं मिलेगा। तो बहुत मोटिवेशन मुझे हुआ महिला आंदोलन से कि सब जगह गिड़गिड़ाते रहो, कोई सुनता नहीं, कम इनटू द सीट ऑफ पावर। तो मैंने महिला आंदोलन शुरू किया स्थानीय निकायों में आरक्षण के लिए और अब हमारा संघर्ष जारी है 20 वर्षों से कि हमें लोकसभा विधानसभा में भी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। मैं उसके लिए मोहताज नहीं हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए अगर 33% महिलाएँ हर स्तर पे बैठ रहे हैं। आज स्थानीय निकाय में अंतर आ गया जी। आज महिलाएं कितनी सक्षम हो गई हैं, जहाँ भी महिला ग्राम प्रधानी हो वहाँ की प्रधानी कितनी अच्छी चलती है। तो अब जब हम लोग ताकत में आएंगे, ज़्यादा वक्त हमारे सांसद ज़्यादा हों, विधायक ज़्यादा हों, अगर महिलाएं अब इसके अलावा जुडिशरी में, न्यायपालिका में भी आ जाएं, कार्यपालिका में भी महिलाओं की ताकत बढ़ जाए, तो तब आप देखिएगा देश का शुरू बदलेगा जी। लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज़ कही जाती है कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री भी रहे हैं और साथ ही साथ माताजी और बड़े भाई भी पॉलिटिक्स में हैं,
तो आपने नीचे से स्तर क्यों स्टार्ट किया पॉलिटिक्स का? आप चाहती तो एक डायरेक्ट छलांग भी लगा सकती थी। मेरे पिताजी सबसे पहले एक स्टूडेंट लीडर थे, फिर वो श्रमिक नेता हुए, उसके बाद उन्होंने एक मंडल, एक वार्ड के वो पदाधिकारी छोटे से बने कांग्रेस में, फिर वो जिले में आए, तब वो प्रदेश में गए, तब वो राष्ट्र में आए। तो वो ये मानते थे कि नीचे से ही ऊपर अपनी क्षमता के अनुरूप आना चाहिए। और क्योंकि मैं महिला आंदोलन में बहुत सफल रही, कहते हैं बड़ी तेज धार से मैंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे कोर्ट के बाहर सड़कों पे हो, तो मुझ में वो जज्बा था। लेकिन ज़मीन से, जब देखिए जो नेता अपनी ज़मीन ठीक कर लेता है वो कभी किसी के दया पर निर्भर नहीं रहता। आज रीता जोशी को कोई भी ना छुए तो भी अगर हम ज़रा सा प्रयास कर दें तो 10,000 लोगों में इकट्ठे कर सकते हैं। तो लोग आशीर्वाद आपको चाहिए अपने सीनियर्स का, तब आपको विश्वास आता है कि हाँ मैंने इतना काम किया तो आज जनता का प्यार मुझे मिल गया, विश्वास। अच्छा, माता पिता जी की कोई ऐसी बात जो आज तक आपको याद रहती है? पिता की तो बात है, मुझे जीवन में पिताजी ने कुल एक थप्पड़ मारा, once, जब मैं शायद 10 साल की थी। मैंने उनसे झूठ बोला था, किसी मकसद में किसी चीज़ में उन्होंने पूछा, मैंने झूठ बोला, बस एक थप्पड़ मारा था और कहा था देखो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 बोलने पड़ते, झूठ कभी मत बोलो। तो अब मेरा ये है कि या तो मैं बोलती नहीं, और अगर मुझसे किसी ने पूछ दिया तो सच ही मुझसे निकलता है, फिर मैं झूठ नहीं बोल सकती। जैसे मान लीजिए कोई काम लेकर आया तो हाँ कर देंगे जाओ, जैसे नेता लोग जनरली करते हैं, मैं कहती हूँ भाई नहीं, अगर हो सकता है तो उसी वक्त करती हूँ, नहीं हो सकता कभी मेरे बस का नहीं, तो मैं झूठ नहीं बोलती। एक तो सबसे बड़ी मेरी ये सीख परिवार से, और बाकी ओर से महिला होने में गर्व करो। लड़की हो, लड़की बचपन से ही मुझे वो कहानियाँ सुनाती थी, बड़ी बड़ी योद्धाओं की कहानी सुनाई, बड़े बड़े स्वयं समाज सेवी महिलाओं की कहानी सुनाई। तो मेरी माँ ने मेरा मन बहुत बनाया था। कॉन्फिडेंस दैट आई हैव इज द गिफ्ट ऑफ माय मदर्स। राजनीति में देखा जाता है जब महिलाएं आती तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आप आई और आपने इतने अच्छे मुकाम हासिल किए, तो क्या एक कॉमन महिला की तरह आपने भी संघर्ष किया है? मेरे माता पिता दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, पिता तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, लेकिन आज भी आप महिला हैं ये एहसास आपको दिलाया जाता है। ये एहसास आपको आपके सीनियर्स दिलाते हैं, एहसास आपको पॉलिटिकल सिस्टम दिलाता है, अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं तो वहाँ दिलाया जाता है। लेकिन थोड़ा बदला है मोदी जी के आने के बाद, वरना आप खुद सोचिए 2014 तक महिलाएं अगर जीत जाती थी सांसद को कौन से विभाग मिलते थे? महिला बाल कल्याण मिल जाता था, या ऐसे कोई आसपास का उल्टा सीधा अनइवेंटफुल आपको पोर्टफोलियो मिलता था। डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, इतने बड़े बड़े पद देकर महिला सक्षम हैं, यह संदेश मोदी जी ने देश को दिया है। वैसे हम लोग क्या कहते थे, बेनज़ीर हैं, हम लोग कह देते थे इंदिरा गांधी हैं, बंदर नायके हैं। 10 साल आपने कांग्रेस में काम किया, फिर उसके बाद आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया, लेकिन लोग कहते हैं कि एक हवा आई थी और उसमें आपने भी भाजपा का साथ ले लिया, तो क्या वो सही था या फिर आपने कुछ देखा था मोदी जी में तब आपने साथ लिया? देखिए 2014 में मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ी, उस समय हवा ज़्यादा तेज थी, और 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उतनी हवा नहीं थी, आप भी ध्यान करें। लेकिन 2017 तक मैंने मन 2-3 वजह से बनाया। पहली बात तो कांग्रेस की पूरी बागडोर राहुल गांधी जी के हाथ में आ गई थी पूरी तरह से, और राहुल गांधी जी को मुझे लगता था कि राजनीति में थोड़े दिशाहीन से थे, एक मन पक्का करके एक राह पे चलने की उनकी आदत नहीं थी, कभी कुछ कभी कुछ। और जब चुनाव 2017 का करीब आया तो आपको अगर याद हो 2007 में अध्यक्ष बनी थी, और 2012 तक मैंने बहुत संघर्ष किया था। मायावती जी के सामने कोई खड़ा नहीं होता था जी, मैं जेल तक चली गई, फिर अखिलेश जी की सरकार आई, मैं खुल के लड़ती रही। लेकिन जब चुनाव करीब आया तो मुझे लगा कि सपा कांग्रेस का समझौता होने जा रहा है, तो हम जिसके खिलाफ लड़े, जिसको हम लगातार जिसका विरोध करते रहे, बीएसपी एसपी का, कभी सुनते थे बीएसपी से समझौता रहा, कभी सुनते थे एसपी से समझौता रहा, और मुझे लगा कि ये तो फिर जीरो हो गए, पार्टी का कोई मकसद नहीं। दूसरा, यूपी में माफियावाद, अपराध और भ्रष्टाचार बहुत बहुत व्याप्त हो गया था,
और मैं सोचती थी कि सपा बसपा से मुक्त होना चाहिए इस प्रदेश को। तो भाजपा के अलावा कोई पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर की थी नहीं। दूसरा, उसी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान से डील किया बड़ी बड़ी छाप छोड़ मेरे दिमाग पर। तो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए, कांग्रेस के बस का है नहीं। तो इन लोगों को बाहर करने के लिए बीएस समाजवादी और बीएसपी को भाजपा सबसे उपयुक्त पार्टी है, एक। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की पैठ बढ़ती जा रही है। तीसरा, कोई स्कैम नहीं था 3 सालों में, 4 साल में कोई ऐसा स्कैम नहीं हुआ, घोटाला। तो ऐसा लगा कि एक स्वच्छ पारदर्शी सरकार भी बनी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के हक में मैंने ये फैसला लिया। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका फैसला भी था और आज आप बहुत अच्छे पद पर भी हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपने बताया मायावती के खिलाफ आपने बोला था, तब उस टाइम महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था में बहुत सारी कमियाँ थी, लेकिन क्या आपके हिसाब से अभी भी वो व्यवस्था सही हो चुकी है या वैसी ही है? उनके कार्यकाल में आपने कोई ऐसा अहम या महत्वपूर्ण निर्णय नहीं देखा महिलाओं के लिए जो उन्हें उनमें विश्वास पैदा करता कि हाँ, हमारी प्रदेश की मुखिया महिला है तो हमारा ध्यान रख रही है। मोदी जी ने बहुत किया, चाहे वो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का विषय हो या फिर राजनीतिक सशक्तिकरण का विषय हो, आर्थिक सशक्तिकरण का, सामाजिक हो, इस पर बहुत ध्यान दिया था। और जब से योगी जी की सरकार आई, इतना तो आप मानेंगी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में स्वयं सहायता समूह का गठन करना, आजीविका मिशन के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना, फिर उसके बाद महिलाओं के लिए 181 स्थापित करना, कंट्रोल रूम, फिर हम लोगों ने रेस्क्यू वैन्स शुरू करी, पिंक बसें शुरू करी। तो हर कार्य में महिलाओं को बीच में रख के तब फैसले किए। लेकिन जो आपका सवाल है बिल्कुल उपयुक्त है। देखिए, अभी भी महिलाओं के कानून व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को जिस प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। उसका एक प्रमुख कारण तो ये भी कि पुलिस फोर्स में महिलाओं की कमी है। मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले पुलिस फोर्स में 20 से 30% महिलाओं को आना चाहिए, चाहे वो कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक, पहली बात। क्योंकि पुरुष मानसिकता, पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता तभी शिथिल पड़ेगी जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, एक बात। दूसरी बात कि जो अब क्राइम है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, सुयोजित अपराध होता है, उसमें तो आप देखिए कमी आई। घरेलू हिंसा है, घरेलू अपराध है महिलाओं के खिलाफ, कोई पड़ोस का है, कोई घर का है, कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, बलात्कार कर दे रहा है। कुछ ये जो हमारा पूरी दुनिया खुल गई है इंटरनेट के थ्रू, उससे जो कुछ गलत चीज़ें लोग सीख रहे हैं, पॉर्न इतना ज़्यादा बढ़ गया। देखिए, हम लोग को अध्यादेश लाना, कानून में परिवर्तन दिल्ली में करना पड़ा पॉर्न के खिलाफ कि अगर पॉर्न मटीरियल किसी के कोई बनाएगा, बनाना छोड़ दो, अगर कोई उसको सेव भी करेगा तो भी उसको जेल करेगा। तो जो ये सारी बातें हैं ना, जो सेक्स का इतना ओपन डिस्कशन और उसका दुरुपयोग मीडियम के थ्रू, तो इन सब चीज़ों ने जो इंडिविजुअल क्राइम को बहुत बढ़ा दिया है। तो अभी इंडिविजुअल क्राइम को रोकने की आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या नए सिस्टम्स बन सकते हैं, इस पर केंद्र और प्रदेश सरकारें प्रयास करी। मैं भी मंत्री थी तो मैं भी सोचती थी कि कौन कौन से ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम देख के लड़की को सुरक्षित कर सकते हैं। अभी भी घरों में डर तो है महिलाओं के पक्ष में कि महिलाओं की, लड़कियों की, बच्चियों की सुरक्षा कैसे करें। लेकिन मुझे लगता है कि इंटेंशन बिल्कुल ठीक है केंद्र प्रदेश सरकार का, और नए नए कानून बन रहे हैं, सख्त कानून बन रहे हैं। और लड़कियों को अब तो देखो आर्मी में भी लाया जा रहा है, सेना में भी, अब तो स्थल सेना में भी उनके लिए जगह खुल रही है। तो फिर वही बात है कि हर घर में महिला का सम्मान हो, उसको उसका उचित स्थान मिले, और अगर आर्थिक क्षमता लड़कियों के हाथ में आ जाए तो सब अपने आप ठीक हो जाए। अच्छा, जो हम पहले देते थे कि आप लड़कियों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाती थी, महिलाओं के लिए, चाहे बलात्कार हो या कुछ भी महिलाओं के साथ जो गलत होता था। अभी रिसेंटली दरभंगा की एक लड़की जिसने 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर आई थी और उसका रेप भी कर दिया गया। तो ये सारी आवाज़ अब नहीं उठती, ऐसा क्यों? नहीं, आप आइए तो उठाइए जी। अब जो आता है, कोई बाइट मांगता है तो देती हूँ जी। कोई वरना कहाँ अपने आप जाकर बाइट दे रहा है। जी। लेकिन आज जब आप बात कर रही हैं तो मैं खुल के बोल रही हूँ कि नहीं बोल जी रही? जी बिल्कुल।
देखिए, रीता जोशी 40 साल से महिला आंदोलन में है और मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा के लिए जजों में महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाही में महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, पुलिस फोर्स में तो बहुत तेज़ी से बढ़ाई जानी चाहिए। जब तक महिलाओं को आप फ्रंट में नहीं लाओ तब तक ये हिंसा बंद नहीं होगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। महिला संवेदनशील होती है और प्रोटेक्टिव होती है, तो जो हिंसा का तो कोई सपोर्ट कर ही नहीं सकता। आप महिला आयोग है उत्तर प्रदेश का, मैं लगातार महिला आयोग उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर काम करती हूँ और केसेस उनको भेजती रहती हूँ, केसेस को फॉलो करती हूँ। और मैंने तो देखिए आपको बताया नहीं, किसी को बताती नहीं हूँ, पर जो हमारी रेप विक्टिम्स होती हैं उनमें से बहुत ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको मैंने रोज़गार से भी जोड़ दिया है, अच्छी नौकरियाँ जिनको मैंने अडॉप्ट करके पढ़ा भी दिया। ये बात बोलने की नहीं होती, पढ़ाने के बाद किसी को पुलिस में भी मैं इम्तिहान दिलवाया, किसी को भी ये जो हमारा MSW कराकर महिला विंग में लगवा दिया, तो किसी को इसको अपने 181 में लगाया कॉल सेंटर में। तो ऐसी लड़कियों को जो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं अपने हालातों से, उनके लिए हम लोग मैं बहुत काम महिलाओं बहुत काम करती हूँ, शोर नहीं मचाती। जी बिल्कुल। अच्छा, राजनीति में कोई भी आता है तो एक लक्ष्य लेकर आता है कि हम ये लक्ष्य पूरा करेंगे, तो आपने क्या लक्ष्य लेकर आई और कितने सफल रही अपने लक्ष्य में आप? सच पूछिए तो जो कुछ भी तब आगे मुझे जब मैंने शुरू किया था मुझे उम्मीद नहीं थी। प्रारंभ किया था कि महिलाओं के लिए काम करूँ। फिर इलाहाबाद के 1995 में नगर निगम की सीट महिला हो गई, स्वतंत्र लड़ गई मैं, पूरे शहर ने कहा लड़ जाओ, मैं लड़ गई, सारी राजनीतिक दल हार गए, मैं जीत गई एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, स्वतंत्र उम्मीदवार। फिर जब एक बार सीधी जनता ने आपको जिता दिया तो फिर जनता के बीच में आ गए आप। अब जब जनता के बीच में आ गए तो फिर राजनीति शुरू हो गई, फिर राजनीतिक दलों ने पकड़ना शुरू किया, फिर सांसद लड़ गई, फिर विधायक लड़ गई, ऑल इंडिया महिला की अध्यक्ष बन गई कांग्रेस की, फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई, फिर विधायक हो गई, फिर विधायक हो गई, अब सांसद हो गई। तो आप खींचते चले गए। लक्ष्य मेरा कभी भी चुनाव लड़ने का नहीं था, मैं आपको साफ कह देती हूँ कि मैं कभी चुनाव लड़ने के बारे में सोचती नहीं थी। लेकिन जब सीट इलाहाबाद की महिला हो गई तो अगर सच पूछो आज मैं राजनीति में हूँ खुलकर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में, तो इसलिए हूँ क्योंकि 73वां 74वां संशोधन और महिलाओं को आरक्षण मिला। हमारा रीता बबना को कौन पूछने वाला था, हम महिला आंदोलन का नाम बने रहते, तो उसने बड़ा परिवर्तन किया है। आज जितनी तुम्हें इतनी अच्छी महिलाएं दिख रही हैं, आज जो 78 महिलाएं जीत कर पार्लियामेंट में आ गई हैं, कैसे आएंगी? सब इसीलिए आई क्योंकि 73वां 74वां संशोधन हुआ था और लोगों ने अपनी महिलाओं को घर से बाहर निकाला। जी। अच्छा, राजनीति और एक प्रोफेसर रहना, दोनों में आपको सबसे कॉमन क्या लगता है, कितना संघर्ष करना पड़ा दोनों में? एज ए टीचर मैंने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था, अब BA MA को पढ़ाती थी कि भाई अगर लड़के ने कोई सवाल पूछ दिया लड़की ने तो मुझे हर सवाल का जवाब आना चाहिए। तो बिल्कुल अप टू डेट रहना, जर्नल्स को पढ़ते रहना, नई किताबें पढ़ते रहना। आप यकीन नहीं करोगे कि एक पीरियड हमारा होता है 50 मिनट, उस 50 मिनट के एक पीरियड को पढ़ाने के लिए मेरी एक डायरी जो करीब 70 पन्ने की होती थी वो मैं भरती थी नोट्स के साथ, कि कोई एस्पेक्ट इस टॉपिक का ना हो जो मुझे ना मालूम। तभी देखो आज मेरे स्टूडेंट्स आज भी मिलते हैं तो ये कहते हैं कि मैम यू वर अ वंडरफुल टीचर एंड वी हैव टू फाइंड अ मोर आर्टिकुलेट टीचर देन यू। राइट, माय स्टूडेंट्स टेल मी मैम ने आपने जो पढ़ाया ना वो हमारे दिमाग में छप गया। तो मैं कभी नोट्स लेके नहीं जाती थी क्लास में, एक्सटेम्परे पढ़ाती थी। एक दिन पहले बता देती थी कि कल ये पढ़ाऊंगी, घर से पढ़ कर आना और जो नया लगे वही नोट करना। तो कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के साथ होता था। बहुत मेहनत करी एज ए टीचर, बहुत मेहनत करी महिला आंदोलन में, बहुत मेहनत करी एज ए मेयर। आज भी सब कहते हैं कि जो आपने लीक छोड़ी मेयर के पद पर वो कोई पकड़ नहीं पाया। फिर मैं विधायक हुई तो आप मेरे क्षेत्र से पूछिए, 500 करोड़ से ज़्यादा का काम एक विधानसभा में ले आई। और मुंडन मतलब जन्म से बरई से लेकर और बर्थडे से, शादी से, बीमारी से कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं लोगों के बीच में ना रहती हूँ। प्रतिदिन 3 घंटे लोगों के बीच में रहती थी। काम अलग करना, सिंसियरिटी से काम किया। तभी देखिए 2017 में जब पसीना बनाम पैसे का चुनाव हुआ, मेरी विरोधी ने कितना पैसा खर्च किया, वो तो सबको खरीद लेना चाहती थी। उसके बाद भी मैं जीत गई। मेरा एक ही मोटो है, जो काम आपको मिले
उसको आप ऐसी लाइन खींचिए कि अगला उसको पकड़ ना पाए। इंटरनेट के थ्रू वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखता है, टेक्नोलॉजी को समझता है, जो हम लोगों के ज़माने में नहीं थी। लेकिन जो मुझे कमी दिखती है, बुरा ना माने जो दर्शक हो, कि हर चीज़ का शॉर्टकट चाहते हैं। जी कल हमें पद मिल जाना चाहिए, आज हम टीचर बने 3 साल में प्रमोशन मिल जाना चाहिए। मतलब आज अगर 10,000 कमा रहे हैं तो 1 साल बाद हम 20, अगले साल 30, यानी कि बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ने का हम लोगों ने लक्ष्य बनाया। हमेशा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। और मैं तो एक ही सलाह दूँगी कि अगर आप अपनी ज़मीन को मजबूत रखेंगे तो आसमान भी आपके लिए छोटा है, आप चल। वरना 100 लोग जब दौड़ में चलते हैं तो उतनी तेज़ दौड़ में एक ही आगे जा पाता है, बाकी मुँह के बल गिर जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि लक्ष्य होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। तो मैं भले ही बहुत बड़े नेता की बेटी थी, पर मुझे इस बात का गर्व है कि बहुत ज़मीनी मध्यम वर्गीय जीवन जीते रहे, आदर्शों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर मैंने अपना मुकाम बनाया। तो आज जब इस दुनिया से कभी जाऊंगी तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि खराब नेता थे।